Do you have any doubt from the last lectures? Okay. मेरे पास एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का। उसने मुझसे एक क्वेरी पूछी थी। मैं पहले वो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि देयर आर सबसेट्स ऑफ क्यू विच आर नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो बट डू नॉट हैव इन्फीमम इन क्यू। वो ये समझना चाहता था। ठीक है। किसका था ये? बताएंगे आप किसने पूछा था? अगर वो प्रेजेंट है तो ही बताने में फ़ायदा है, अदरवाइज। सचिन यादव। जी सचिन यादव, आप प्रेजेंट हैं? बताइए। नहीं है आप प्रेजेंट? चलिए, जब आप प्रेजेंट होंगे तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पूछिए, आप लोग कुछ क्या पूछना चाहते हैं? कुछ कुछ तो क्वेरी होगी आप लोगों की, पहले वो लेते हैं। आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट है, मेरे पास क्वेश्चंस ये आता है कि सर आप मतलब इंस्ट्रक्टर हैं, मतलब इस कोर्स के लिए ना मैं काउंसलर अपॉइंट हुआ हूँ। काउंसलर का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे पूछना चाह रहे थे। तो मैं बता देता हूँ, काउंसलर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिलेबस पूरा कराना है या आपको कुछ चैप्टर वाइज पढ़ाना है। काउंसलर का मतलब होता है कि आप लोग पढ़ेंगे और फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल डाउट नहीं है तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ठीक है, रुको 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 रुको। क्यों क्या है? रेशनल नंबर। उसके सबसेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है। आप उसका कोई भी एक सबसेट ले लो जो नॉन एम्प्टी है। जैसे हमने क्या ले लिया? नॉन एम्प्टी, और क्या कंडीशन दी है? नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो। जो बिलो से बाउंडेड है, जैसे आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। वो सबसेट है क्यू का, और बाउंडेड बिलो भी है। किससे बाउंडेड है? लास्ट वन। अरे, बाउंडेड किससे है? किससे? ऐसा नंबर बताओ जिससे सारे नंबर बड़े हों। हाँ, वन। लास्ट वन नहीं, स्टार्टिंग वाला वन वो आपका नेचुरल, उसे बोलते हैं लोअर बाउंड। जो लोअर, हाँ, बाउंडेड बिलो मतलब आपका लोअर बाउंड हो गया वन। और क्योंकि वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में पूछा है, तो वन, जीरो, -1, -3, ये सब भी आपके लोअर बाउंड हो गए। लोअर बाउंड हो गए। ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? बट डू नॉट हैव इन्फीमम इन क्यू। अच्छा, इस केस में तो इन्फीमम है हमारे पास। बताओ क्या होगा इन्फीमम? लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वन। तो इस केस में तो हमारे पास इन्फीमम है या नहीं है? अब हमें, हाँ, अब हमें दूसरा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है जो उसी में लिखा था कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन टू। यही तो था आगे लिखा हुआ, ग्रेटर देन टू। हाँ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू। अब आप ये सोचो, वे सारे के सारे रेशनल नंबर जिनका एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन टू होंगे। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया आपको? सेट,
सेट का मतलब इसमें इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर मतलब जैसे x की वैल्यू आप ले दोगे 3, 4, 5, 6, सब 2 से बड़े होंगे, उसका स्क्वायर होगा या नहीं? ठीक है। अब इसका लोअर बाउंड क्या हुआ? इसका पहले आप स्टार्टिंग से देखो, इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे x की, वो 2 से बड़ी है, एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा है। ठीक, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा से समझो। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू 2 से बड़ी आती है। यानी कि वे सारे रेशनल नंबर हैं जो जिनकी वैल्यू √2 से बड़ी है। नहीं समझ में आ रहा? देखो, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। मैं आपके लिए ना वो लिख करके बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। आप लोगों के लिए एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो उसकी वीडियो बन जाए, और वीडियो बन जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी, मतलब अभी अगर कोई पॉइंट छूट भी गया तो दोबारा देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप पर। इट विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। 1 मिनट। बेटा, जिसमें विशाल सर लिखा हुआ है इस तरीके से, BMTC 133, विशाल सर वो वाला है। ठीक है। और बाकी अगर आप किसी ग्रुप में नहीं भी हो तो मेरे नंबर, हाँ, तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दो, या फिर यहाँ पर जो एडमिन है वो उन्हें ऐड कर ले। ये मेरा नंबर है, ठीक है। मेरा नंबर विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। हम्म। नहीं, यहाँ पर देखो ना, इस पे स्क्रीन पे देखो। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पर रिटर्न आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा पास? क्वेश्चन है कि सेट है एस, इसमें वे सभी रेशनल नंबर हैं हमारे पास, सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है? इसको मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन √2। बात तो एक ही है, बोलो। ठीक है। अब √2 को आप क्या लिख सकते हो? 1.41 एंड सो ऑन, जो भी आएगा आगे। ठीक है, 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू √2 की है, 1.4। अब ऑल द रेशनल नंबर, अब जैसे इसमें इस सेट में कैसे एलिमेंट पड़ेंगे? सपोज x इक्वल टू में 3 ले देता हूँ, तो 3 इज ग्रेटर देन √2, तो वो भी सेट एस में पड़ेगा। 3 के स्थान पर मैं ले दूंगा 5, या 3.5, सॉरी 3, कुछ और ले देता हूँ, जैसे 10 ले दिया, तो वो सब इसके अंदर पड़ेंगे। अब हमें इसका लोअर बाउंड ढूंढना है। इसका लोअर बाउंड क्या है बताइए? लोअर बाउंड याद रखना, इसमें ही बताना है आपको, रेशनल नंबर में। लोअर बाउंड 1 है। एक सेकेंड। हाँ, लोअर इसका अभी, लोअर
बाउंड इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, ये तो 3 तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना। आप x की वैल्यू कुछ और ले लो, 2 ले लो। 2 भी x की वैल्यू आपने 2 ले दी, तो भी 2 का पावर कितना, 4, और 4 इज ग्रेटर देन 2, या 2 इज ग्रेटर देन √2। वो तो मैंने एक एग्जांपल सी है ये तो। आप इस सेट के बारे में सोचो, बिल्कुल सही है, लोअर बाउंड 1 है। और बताओ। 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, -3 एंड सो ऑन। 1 -1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सारे लोअर बाउंड है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सचिन? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन्फीमम। हमें निकालना है इन्फीमम। इन्फीमम कैसे निकालोगे? इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा। अब लोअर बाउंड्स में सब, हाँ बोलो, बोलिए। √2। बट आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर तक ही आपको रेस्ट्रिक्ट रहना है। आप रियल नंबर में नहीं जा सकते। दिस इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर, तो आप इन्फीमम √2 नहीं लिख सकते हो। √2 क्या लोअर बाउंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है, और आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर। समझ में आया? 1, अगर आप इन्फीमम 1 लेते हो तो मैं 1 से भी बड़ा एक पॉइंट निकाल के दिखा दूंगा जो इस पर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज ये आपका √2 है। √2 मतलब 1.4 है अप्रोक्सीमेट। ये 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अगर आप 1 लेते हो तो देखो, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, 1.2 यहाँ ले देता हूँ, 1.2। तो आप 1 तो फिर नहीं रहा आपका इन्फीमम। समझ में आई बात मैं जो समझा रहा हूँ? हम्म। तो दैट मीन्स लोअर बाउंड क्या हुए इसके? हमारा क्या है, x ग्रेटर देन √2। यानी ये जितने भी इस लाइन में पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब लोअर बाउंड है। अब है ना, लेकिन इन लोअर बाउंड में आप सबसे बड़ा लोअर बाउंड नहीं फाइंड आउट कर सकते। वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका इन्फीमम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ, इस केस में आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो तो इन्फिनेटिव चला जाएगा। नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हर चीज डिपेंड करती है। पहले ये बताओ, सुप्रीमम पे हम बाद में आपका क्वेश्चन लेंगे, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया या एक बार और समझाऊं? क्लियर है ना? ठीक है। ये जैसे फिर भी मैं बताता हूँ, 1 और ये √2। √2 मतलब अप्रोक्सीमेट 1.4, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। तो ये सारे के सारे लोअर बाउंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब आप इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? वो यही तो होगा, √2। लेकिन √2 जो है वो तो इरेशनल नंबर है। आप सबसे बड़ा रूट लोअर बाउंड फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं इसी की जगह ये दे देता, सपोज करो 0, 1 और यहाँ 2, तो ये सारे के सारे लोअर बाउंड हो गए। अब इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या है? √2। तो ये आपका इन्फीमम हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा क्या है, √2। ये इन्फीमम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को रेशनल नंबर पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर हम रियल नंबर पे आ जाते हैं, तब √2 आपका इन्फीमम बन जाएगा। क्लियर? नहीं, पढ़ो जो आपने डार्क में पढ़ा था ना,
लेट ए सबसेट एस ऑफ रेशनल नंबर, तो एस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एस ऑफ रेशनल नंबर लिखा है। अगर लिखा होता है सबसेट एस ऑफ रियल नंबर, तब √2 आपका इन्फीमम हो जाता है। समझ में आई अब बात? जी। एग्जाम्पल बताइए कैसे कहना चाह रहे हैं। ओनली सेट ऑफ रेशनल नंबर, अच्छा सिर्फ ये है। और वेट वेट वेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर इसे सबसेट ऑफ, आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट रेशनल नंबर तक ही कर रहे हैं या रियल नंबर ले रहे हैं इसको? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। हाँ, इसको आप नहीं निकाल सकते, इसका कोई सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये खुद एक इन्फिनेटिव सेट है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाएगा ये। उसका भी आप कैसे निकाल लोगे? कोई एक लेवल लोअर बाउंड निकालो, और नहीं अपर बाउंड निकाल सकते। जब लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं निकलेंगे तो उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा आप कैसे निकालोगे? और बताइए। चलिए, तो अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर। देखिए बहुत टफ यूनिट है ये, यस यूनिट, इट्स नॉट ए इजी यूनिट। तो आप लोग क्वेश्चंस पूछिएगा जितने हो सके, मैं भी अपनी, हाँ मैं बताऊंगा। एक सेकंड रुको, पहले उससे पहले एक चीज़ मुझे ये बतानी है। देखो इसमें होता है, वर्ड होते हैं एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है जैसे कि ये 1 और 2, ठीक है, रियल लाइन पे देखो तो ये आपका 1 2 होगा। एक वर्ड होता है ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट आपका 1 2 भी हो सकता है, एक सर्कल भी हो सकता है जिसमें ये बाउंड्री नहीं है, अंदर अंदर का एरिया, ठीक है। और कुछ भी 2D फिगर ऐसी जिसमें बाउंड्री ना हो, वो ओपन सेट हो सकता है, एंड सो। तो ऑब्वियसली दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ये बेसिक है, आगे भी जो पीडीएफ हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। टोपोलॉजिकल, एक ये कि अब तक जितनी भी यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन बाय फिगर, बाय डेली लाइफ एग्जांपल्स, मैंने उनसे आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आर का, इसमें भी मैं पूरी जितना पॉसिबल होगा ग्राफिकली और डेली लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें हर चीज नहीं समझाई जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपको मैथमेटिकली ही समझना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिकली ही इसको समझना पड़ेगा। कहीं कहीं पर समझ में आ जाएगा, ये कंफर्म है। अब बात है टोपोलॉजिकल क्या होता है। टोपोलॉजिकल होता है कि इसके एक मैथ्स में एक चीज होती है टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी कल स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। वो काफ़ी टफ एरिया है, रियल एनालिसिस का बाप कह सकते हो इसको। अब मैं अगर वो यहाँ डिस्कस करूँगा तो बाकी सब तो वैसे ही नहीं आने वाला। उसमें कुछ ये होता है कि आप इस तरह छोटे से उसमें ये समझ सकते हो, नंबर एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नंबर दो प्रॉपर्टी ये होती है कि आप कोई भी सेट्स उठा लो, उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होना चाहिए। नंबर थर्ड होती है कि उनका इनफाइनाइट यूनियन भी ओपन सेट होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, तब हम उसे टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और बहुत टफ है, ठीक है। रियल एनालिसिस उन कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। सबसे पहला स्टेप रियल, फिर उसके बाद आती है फंक्शनल एनालिसिस, उसके बाद फिर आती है टोपोलॉजिकल, और उसके बाद और बढ़ती चली जाती है जितना बड़ा हो। तो ये सबसे बेसिक है। रियल एनालिसिस बेसिकली है क्या, जो आप लोग पढ़ रहे हो? सिर्फ एक रियल लाइन, सिर्फ एक लाइन है जिस पे आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो, जिस पे इतना बड़ा ये
बुक लिख दी गई है। ये है। इसमें आप लोग क्या सीखोगे, देखो इसमें इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव वो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, फिर इंटरवल की डेफिनेशन है, फिर नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन है, नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट्स की। उसके बाद बेल्जेनो व्रिस्टास थ्योरम है, फिर क्लोज सेट्स, ओपन सेट्स जो मैंने अभी आपको बताए, तो फिर खत्म। तो क्लोज सेट, ओपन सेट, और फिर ये थ्योरम है, लिमिट पॉइंट्स हैं, काफ़ी कुछ है मतलब। तो अच्छे से समझना, तभी आगे और अच्छा समझ में आएगा। जहाँ समझ में ना आए मुझसे क्वेश्चन पूछते रहना। इंट्रोडक्शन को छोड़ते हैं, ये तो आप खुद पढ़ लेना, बेसिक चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव भी बेसिक होता है। मेन पे आते हैं, इंटरवल। अभी तक मैंने आपको सीधा बता दिया कि इंटरवल होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको व्हाट आई हैव टोल्ड यू, 4 टाइप ऑफ इंटरवल। फॉर एग्जांपल 1 2, सेकंड 1 2, थर्ड लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, और फोर्थ होता है 1 2। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, इसे बोलते हैं सॉरी 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 लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन, इसे बोलेंगे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, और इसे बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है आपको एग्जाम्पल के तो? ठीक है। तो अब उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कैसे दी है, उन्होंने ये दी है, किसकी दी है सबसे पहले, ओपन की या क्लोज की? इंटरवल, ओपन इंटरवल की दी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ 1 और 2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो? नहीं, बिल्कुल सही, कितने एलिमेंट होंगे, इन्फिनिटिव होंगे, लेकिन कौन से होंगे, 1 से बड़े, 2 से बड़े, 1 से छोटे, 2 से, वेरी गुड, 1 और 2 के बीच के, 1 और 2 भी होंगे या नहीं? नहीं, वेरी गुड। तो ये आप क्लियर हैं इस चीज के लेकर के कि 1 और 2 के बीच के होते हैं। इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे इस तरीके, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a is less than, sorry, 1 is less than x is less than 2, ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक। अब अगर मैं 1 2 की जगह ए बी लिख देता हूँ, तब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a लेस देन x लेस देन b, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो बेटा, लेकिन देखो समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे समझ में आना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। ओपन सेट में ये चीज़ें मुझे बहुत बेसिक रूप में चाहिए, तभी ओपन सेट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर किसी को ओपन इंटरवल की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है तो पूछ लो। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन सेट क्या होता है, इसमें आप ये देखो, एज्यूम करो क्या है, इसका अर्थ है कि इसमें वे एलिमेंट है जो 1 और 2 के बीच के हैं, और वो उन्हें लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x is between 1 and 2. Similarly, if open interval is AP, then we write it as x belongs to real number such that x is between A and B. Now it is clear to you, all of you? Okay. अब बेटा किसकी, हाँ, अब यहाँ पर मैं अगर ये लिख देता हूँ, तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है x belongs to real number such that a less than equal to x less than b। इसके अलावा अगर मैं इसकी डेफिनेशन ये लिखता हूँ a b, ये वाली इसकी डेफिनेशन क्या हुई, x belongs to real number such that, वेरी गुड,
Similarly, if we write A to B, both side are closed, then the definition of it is such that क्या both are equal मतलब A क्या लिखूं बताओ? हाँ, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू बी, राइट। किसी को इन चारों डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, तो अब आते हैं हम यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर लिखी है, डेफिनेशन पढ़िए। ए सेट, देखो यहाँ लेफ्ट साइड में इन्होंने वही लिख दिया जो मैंने लिखा है। ए बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज बिटवीन ए एंड बी। अगर यहाँ इन्फिनेटिव आ जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना, अगर कहीं पे इन्फिनेटिव आ जाता है और क्लोज्ड होता है, तब आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, x लेस देन इक्वल a लेस देन इक्वल टू x एज इट इज। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो आगे, लेस देन, आपके अनुसार यहाँ क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू इन्फिनेटिव, यही तो आएगा। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आप लोग उसमें लेस देन लिखिएगा, इक्वल टू मत लिखिएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव के इक्वल कभी हो नहीं सकता। ठीक है, हालांकि इतना मतलब बारीकी में है नहीं आपके यहाँ ये चीज, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो इन्होंने लिखा है ना, इन्फिनेटिव पे क्लोज लगा दिया, ये भी गलत है। इन्फिनेटिव पे कभी क्लोज लग ही नहीं सकता। और अगर आप इन्फिनेटिव पे क्लोज लगा देते हैं तो उसे हम रियल नंबर नहीं बोलते, रियल सेट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल सेट, जो बहुत आगे की चीज है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसने भी कुछ करा। एनीवे, इस तरीके का आना चाहिए था, जैसे माइनस इन्फिनेटिव है ये, यहाँ इन्होंने लेफ्ट ओपन रखा है ना, तो यहाँ राइट भी ओपन होना चाहिए, मस्ट भी ओपन होना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। A set S belongs to R is said to be interval if any xy belongs to x, x less than y, R is a real number such that x is less than R less than y, then R belongs to S। बड़ी टफ डेफिनेशन दे रखी है, छोड़ो इसको, जो मैंने बताई है आप वो याद कर लो, वही बहुत है। अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो उसका तरीका देखो ये है, इन्होंने क्या लिखा है, ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी इंटरवल, ये इंटरवल कहा जाएगा if for any xy belongs to S, x less than y and R is a real number such that R is between x and y, then R must be in S। क्या बोला है इन्होंने, वही चीज बोली है जो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है हमने यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है, कोई भी सेट इंटरवल कहा जाएगा अगर आप इसके कोई भी दो एलिमेंट ले दें बिलोंग्स टू एस, और x और y के बीच में कोई एक एलिमेंट पड़ रहा है r, देन डेफिनेटली r बिलोंग्स टू s। भाई आप इस तरह समझो ना, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है, या और अच्छा समझो, मान लो एक इंटरवल मैंने s इक्वल टू आपको a b दे दिया, ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। आपने ए बी के बीच में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, x एंड y, सपोज ये आपने x उठा लिया और ये आपने y उठा लिया, तो उसने क्या लिखा है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो s से, उनके बीच में अगर कोई नंबर पड़ रहा है रियल नंबर, वो भी s में ही पढ़ना चाहिए, तभी वो इंटरवल है, अगर वो अदरवाइज वो इंटरवल नहीं। क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ कुछ भी, अगर आपने x और y लिया है, उनके बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक रियल नंबर अगर उठाते हैं तो वो भी s में ही पढ़ना चाहिए, अगर वो s में नहीं पढ़ रहा है तो s इंटरवल नहीं। चलिए, तो ये थोड़ा टफ डेफिनेशन है, मीनिंग इसका वही है जो मैंने वहां पिछले उसमें लिखवाया है कि ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b इज कॉल्ड इन s।
ठीक है, इजी डेफिनेशन वो है, थोड़ा सा ये है। तो जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, बात दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए ठीक है, इस वाले थोड़ा चैप्टर को अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल पूरा करेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल आप लोगों के लेक्चर का टाइमिंग 11 to 1 रहेगा। ठीक है। ठीक है, आप लोग कैसे, आपकी 11 to 1 ही क्लास होती है आपकी? तो बेटा मैं इसमें क्या करूँ बताओ मुझे। ये तो है। अब 12 की बजाय ये करते हैं फिर, कल देखते हैं। अच्छा, कल मैं 11:30 रख लें फिर, है 11:30? बेटा पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। आप आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा? ये बताओ, मेरी वो क्लास है या वो है? या तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी तो पढ़ाता हूँ ना। है। हाँ, रिकॉर्डिंग करके तो मैं भेज दूंगा कल भी इसी तरीके से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो फिर कल ऐसा करते हैं, 11:30 का टाइम रखते हैं। ओके, 11:30 का कल टाइम। आप सभी लोग मतलब ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं कल 11:30 पे आपकी क्लास होगी ये वाली। चलिए। हाँ, ये हो गया आपका डेफिनेशन। आगे सब वही सब लिखा है, ये लेफ्ट यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, वही आप सब, अगर हाँ ये देखो, इसमें अगर लिखा है इस तरीके से क्लोज इंटरवल ए कोमा ए, तो इसको आप सिंगलटन सेट ए भी लिख सकते हो। बाकी इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ये सब आपको पहले से ही आ गया है। ठीक है। इसमें ये लिख लो, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ आपके पास माइनस इन्फिनेटिव से 2, इसका मतलब क्या हो गया, आपके सारे एलिमेंट्स माइनस इन्फिनेटिव से 2 के बीच में है। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞2। ये भी एक तरीका, सॉरी, ये इसका मतलब एक ही है। मैं नए पेज पे लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ये 1 2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2। ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट लगा के इस तरीके, ये दोनों का मीनिंग लिखने का तरीका एक ही होता है। इसके अलावा अगर कहीं लिखा है -∞ से 2, ये राइट क्लोज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, -∞ से 2, तो सॉरी, ये 2। या कहीं पे अगर लिखा है -∞ to इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, -∞ से 2। फिर यहाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो यही चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, ओपन लेफ्ट ए, ये सब लिखा हुआ है इस लाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली थ्योरम आपकी, इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इज आल्सो ए इंटरवल। इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इज आल्सो ए इंटरवल। चलिए पढ़ते हैं, इसे क्या लिखा है। लेट अस अज्यूम दैट एस एंड टी आर इंटरवल्स विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी। सबसे पहले आपने मान लिया एस ओ टी आर 2 इंटरवल्स हैं और उनके इंटरसेक्शन में कम से कम 2 पॉइंट हैं। तो आप चूज करते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी विद, अब 2 पॉइंट पढ़ते हैं एक्स एंड वाई इन एक्स
एस इंटरसेक्शन टी, तो उन दोनों में से एक ना एक तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। अब छोटा होगा तो हमने मान लिया x लेस देन y, आप y लेस देन x मान के भी प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देन सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू s, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन t, देन डेफिनेटली एक्स वाई बिलोंग्स टू s एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू t। तो since xy belongs to S and S is an interval, it is given to you, that means open interval xy is a subset of S. Similarly, open interval xy is a subset of T. Thus, open interval sy is a subset of S intersection T. Hence, S intersection T is an interval. आया कुछ समझ में? है? समझ में आया ये? बताओ कोई डाउट है तो मैं करके दिखाऊं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये था कि एस ओ टी इंटरवल हमें दे दिए गए हैं। एस ओ टी इंटरवल है तो मतलब क्या है उनका, कि आप उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई ओपन इंटरवल। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एस इंटरसेक्शन टी इज इंटरवल। उसके लिए आप क्या प्रूफ करेंगे? तय करने का तरीका, आप लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी और दिखाएंगे कि एक इंटरवल जो एक्स वाई को रखता है वो उस इंटरसेक्शन में पड़। देखो नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो, मैं बता आपको समझा दूंगा। राइट, बिल्कुल, अदरवाइज वो इंटरवल नहीं है। इंटरवल के लिए 2 पॉइंट्स तो होनी चाहिए ना। हम्म। बोलिए। नहीं, तब तो वो वॉइडली हो गया ना, एक इंटरवल जो वॉइड है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप क्या बताओगे उसके बारे में? उसके बारे में तो आप कुछ बता ही नहीं है। थ्योरम्स फॉल्स तब हो सकता है जब उसको कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, थ्योरम्स की कंडीशंस होती हैं, उनको अगर सेट मतलब थ्योरम अगर लिखी है ना तो वो फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम के साथ भी कंडीशन दी जाती है। ठीक है, और पूछिए। 2 to 5 एंड 4 to 9, ये हाँ, हाँ ओपन। अच्छा, चलो समझाता हूँ। देखो ये जो दिया है ये आपको दे दिया इन्होंने एस, ये आपको दे दिया इन्होंने टी। इनका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या होता है, 4 2 5 और 4 9। ठीक है, टू कहाँ पड़ेगा, मान लो ओपन है क्लोज है, ओपन है, चलो ठीक है। 2 5, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। और क्या है 4 9, 4 9 क्या हुआ, 4 आपका यहाँ पड़ेगा कहीं, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 9 हो गया। ठीक है, एक तो ये इंटरवल हो गया हमारा, एक इंटरवल हो गया हमारा ये वाला। अब कॉमन इंटरवल कौन सा हुआ बताओ हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला ना, तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया 4 5। यही चीज यहाँ लिखी है, ये भी 4। ओके, चलिए। थ्योरम कभी फॉल्स नहीं हो सकती, इसलिए मैंने बोला कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट वर्डली होने की वजह से सेटिस्फाई हो जाए। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इज नॉन एम्प्टी, देन देयर यूनियन इज एन इंटरवल। देखो यहाँ कंडीशन दे दी उन्होंने पहले ही कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इज नॉन एम्प्टी, यानी कि उसका कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, देन देयर यूनियन इज इंटरवल।
ठीक है, प्रूफ खुद करने को कहा है तो आप खुद ही कर लेना, इसमें उसमें है मतलब नीचे एक्सरसाइज का दिया हुआ, नहीं होता है तो फिर मुझे बता देना। बिल्कुल सेम वे में होगा, वही उसी में आप एक्स वाई दो पॉइंट ले लेना यूनियन में, और एक्स वाई अगर दोनों यूनियन में पॉइंट लोगे तो या तो ये पहले वाले सेट में पड़ेगा या दूसरे वाले में पड़ेगा या दोनों में पड़ेगा। अगर वो पहले वाले में पड़ेगा तो वो इंटरवल बना के फिर वो पहले में पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? शॉर्ट में क्या चीज़ है? देखो, सुनो मैं बताता हूँ, एक एस है, ये इंटरवल है, वो ये टी इंटरवल है, आपको प्रूव करना है एस यूनियन टी इज इंटरवल। तो कैसे करोगे? कोई भी दो एलिमेंट ले लेना, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस यूनियन टी। तो इसका मतलब क्या है, या तो एक्स दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू एस है, या फिर इस तरीके से है बिलोंग्स टू टी, और तीसरा क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू टी। ये तीन केस ही तो हो सकते हैं। अगर एक्स वाई एस में पढ़ रहा है, एस इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल भी एस में पड़ेगा, इससे ये पता चल गया। अगर एक्स वाई दोनों टी में पढ़ रहे हैं और टी भी इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल टी में पड़ेगा, इससे हमें ये पता चल गया। क्लियर? अब अगर x इसके अंदर पढ़ रहा है और y t के अंदर पढ़ रहा है, दैट मीन्स इसको क्या करोगे आप? नहीं, इंटरसेक्शन नहीं ना बेटा, ये तो यूनियन वाली बात हो गई ना यहाँ पर। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर था ये x बिलोंग्स टू s और y बिलोंग्स टू t है, और उनका इंटरसेक्शन empty नहीं है। देखो किस तरीके से ये बात है, ये इस तरीके से है कि जैसे ये वाला एलिमेंट ये s है आपका, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का t है। ध्यान देना अब इस चीज़ को। हाँ, और ये यहाँ से यहाँ तक का, कलर चेंज करके बताता हूँ वरना अब यहाँ फंस गए ना, आप एक्स कैसे करेंगे तो उसके लिए बता रहा हूँ। ये आपका एस है, उन्होंने क्यों बोला कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये आपका टी है। अब मैंने क्या बोला, वाई टी में पढ़ रहा है और एक्स एस में पढ़ रहा है। तो अब जो इंटरवल होगा, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंटरवल एक्स वाई बिलोंग्स करेगा एस यूनियन टी में? कह सकता हूँ ना। अब लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं होता, सिचुएशन ऐसी होती कि ये आपका एस है और ये आपका टी है, यहाँ पर आपका एक्स हो गया, यहाँ पर आपका वाई हो गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते थे कि इंटरवल एक्स टू वाई बिलोंग्स टू यूनियन। समझ में आई बात? इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है यहाँ पर कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इज नॉन एम्प्टी। तो बस ये बिलोंग्स टू एस है, ये बिलोंग्स टू टी है, यहाँ इस केस में बिलोंग्स टू यूनियन है। तो कोई भी केस ले लो, आपके पास आ ही गया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एस यूनियन टी होगा। यही आपको प्रूफ करना था। बताओ, इस थ्योरम में कोई डाउट हो तो पूछो। तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब चीज ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स आर ओपन, क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। तो देखो कैसे कर रखा है, द एलिमेंट ऑफ S1 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी
दिस ये इनइक्वलिटी लिख दी, फिर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी विच इज बिटवीन 2 and 5। तो दिस इज ए सेमी इंटरवल। पहला एग्जांपल पढ़ के देखो समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ो इसने, मैं आता हूँ 1 मिनट में। हाँ बताओ, कोई डाउट आ रहा है? हम्म, ये आप बताओ, सोचो। आपने यही तो पूछा मुझसे ये कि 1 < इक्वल टू x-1 < 4, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन x-2 नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ये क्यों लिखा? हाँ, सोचो। राइट। अगर x-2 0 होता है, रूल क्या है मैथमेटिकली? मैथमेटिकली ये है, सपोज करो x-2 0 है, ठीक है? तो x-2 0 है तो यहाँ पर क्या बना, ये 0 और इनटू में 0। आप क्या कर रहे हो, 0 से 0 को काट रहे हो, तो मैथमेटिकली सही नहीं है, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0। पढ़ी है आपने कैलकुलस में? हाँ, तो 0 से 0 को आप नहीं काट सकते, तो इसको काटने की शर्त यही है कि x-2 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये चीज निकल के आई। और बताइए। ठीक है, सेकंड पढ़िए, थर्ड पढ़िए। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया। हाँ, बताओ क्या दे रखा है, क्या डिफरेंट लग रहा है? फ्रॉम विच साइड, 2 और 5? फ्रॉम 2। क्यों होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ देखो ना, आपने ये निकाली लाइन, ये इसमें यहाँ इक्वल टू है, तो फिर यहाँ तो ओपन होगा ना। ठीक है, और बताइए। ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़िए। जी बताइए। देखिए यहाँ पर क्या आया आपका निकल के इस लाइन में, x इज बिटवीन 2 and 5 विथ 2 and 5। ठीक है, 2 इसमें इंक्लूड है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ साथ में है x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो इन दोनों को अगर साथ मिला के लिखेंगे तो इट विल कम्स टू यू 2 लेस देन x। और 2 अगर लेस देन x है तो यहाँ क्या होगा, x की कौन सी वैल्यूज है, 2 से बड़ी लेकिन 2 नहीं, तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड में ओपन रखना पड़ेगा। अभी तो बताई, सो रहे थे। अब मैं वो वीडियो भेजूंगा, उसमें दोबारा से सुनना, तब पता चलेगा। ये बहुत लंबा सिलेबस है बेटा, मैं चैप्टर ही 2 दिन 3 दिन में भी पूरा नहीं होगा इस तरीके चलोगे।
फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कौन सी लाइन में कह रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट वाला? नहीं, जहाँ मेरा माउस जहाँ पर है, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ का मुझे बताइए। यहाँ क्यों? यहाँ पर यहाँ इक्वल टू है। ठीक है, ये बात मैंने अभी बताई है एक बार। चलिए, चलो तो और पूछो। चलो अब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ो फटाफट। पहला क्वेश्चन, आप अपने पास भी पीडीएफ खोल लिया करो ना। अब ये क्वेश्चन है सेकंड, और उसका ये है, फटाफट पढ़ो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो ये अब तुम अपना आप पढ़ लेना, कल पूछो। चारों एक जैसे हैं। ठीक, चारों एक जैसे हैं। ये एक पढ़ा दिया मैंने, उसी के साथ। ये आपके एक्सरसाइज हैं, नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट। हाँ जी, आ गया आपका ये। एक सेकंड बेटा, ये बताओ, स्क्रीन आपकी ऊपर हुई? मैंने नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट वाला पॉइंट खोल लिया, क्या वो आपकी ऊपर हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फिर से ऊपर जाओ। चलिए, एक सेकंड रुकिए, मैं जा रहा हूँ। चल भाई। बताइए। अच्छा, एक सेकंड, कन्फ्यूजन नहीं, आप अपनी कॉपी में लिखो। जो आप बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, जो भी आपने बोला, यही बोला ना? ठीक है, एक लाइन लिख ली, अब दूसरी लाइन लिखो, एक्स ग्रेटर देन 0। तो दोनों का अर्थ सोचो, सेम है या अलग है? और नहीं है तो दोनों में कोई एक ऐसा एलिमेंट मुझे ढूंढ के बताओ जो एक में तो पड़ेगा, दूसरे में नहीं पड़ेगा। है? समझ गए ना? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन -1। देखो, अब इसके लिए क्वेश्चन पढ़ो, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने एक्स की क्या आयोटा वाली वैल्यू मांगी है? तो बस उसके बारे में आप सोचोगे नहीं फिलहाल, पहले क्वेश्चन समझो, एक्स्ट्रा बाद में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में समझो, उसने सिर्फ रियल नंबर तक बात की है। तो अगर मैं रियल नंबर में ये लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, और अगर ये लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओ सॉरी, कहाँ गया ये आपका? ये रहा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -1, और अगर या फिर ये लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों का मीनिंग एक ही। ठीक है, दोनों की सेम वैल्यूज हैं। अब आप एक्स्ट्रा कोई वाला क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे? पूछिए, आयोटा वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। नहीं, पूछ सकते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए जो चल रहा है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा में कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट,
आ गए आप अपने इस चैप्टर के दूसरे सबसे बड़े टफ पॉइंट पर। ठीक है, नेबरहुड्स क्या होते हैं? डेली लाइफ में नेबरहुड्स क्या होते हैं? जो आपके नेबर्स होते हैं वही तो नेबर्स हो गए। अब उन नेबर्स का एरिया, आसपास के पड़ोस के पूरे एरिया को अगर मिला दो तो उसे हम बोलते हैं नेबरहुड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं रफली बता रहा हूँ आपको, मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं सिर्फ रियल लाइन पे रेस्ट्रिक्ट करूँ तो इसका नेबरहुड क्या हुआ? ये इसका नेबरहुड हो गया। अगर मैं टू डायमेंशनल लेता हूँ तो इसका नेबरहुड क्या हो गया पॉइंट का? ये ओपन सर्कल, सर्कल इसका नेबरहुड हो गया। इसी तरीके से नेबरहुड बदलते रहते हैं। नेबरहुड मतलब उसके आसपास का एरिया। टू डायमेंशनल में इंटरवल होता है, वन डायमेंशनल में इंटरवल होता है, टू डायमेंशनल में सर्कल होता है, थ्री डायमेंशनल में स्फीयर होता है, एंड सो ऑन। तो वो नेबरहुड होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट चलो उसे तब बताऊंगा। ये एक डेफिनेशन है, ये भी रियल एनालिसिस में ये डेफिनेशन भी से आगे की जो एनालिसिस होती है वो टफ होती है, लेकिन शायद तुम्हारे में आगे ये नहीं आएगी। इसको बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। यहाँ वो वर्ड आपका नहीं दिया है, यहाँ डिस्टेंस बोल दिया, जिससे कि आपको टफ ना लगे। लेकिन मैथमेटिक्स में आप जब स्टडी करेंगे तो डी यहाँ पर कहलाता है मीट्रिक स्पेस। और जब आप मीट्रिक स्पेस टाइप करेंगे गूगल पर या कहीं पर तो उसके ऊपर पूरी एक सिलेबस, पूरा एक सेमेस्टर का सिलेबस होता है मीट्रिक स्पेस पर। अपने में बहुत बड़ा और टफ चैप्टर। तो खैर, क्या है ये मीट्रिक स्पेस, क्या है ये डिस्टेंस डी? ये एक फंक्शन है, ये एक मैपिंग है। किससे किस पर? आर क्रॉस आर से आर पॉजिटिव रियल नंबर विद जीरो। पॉजिटिव रियल नंबर विद जीरो, जिसमें पहली कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. D of xy is equal to d of yx. D of xy less than equal to d of xz plus d of zy. ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई मैपिंग, जरूरी नहीं कि आप डी ले, आप एफ भी ले सकते हैं डी की जगह, लेकिन होगी, डोमेन इसका आर क्रॉस आर ही रहेगा और रेंज इसका आर पॉजिटिव टू जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मैपिंग इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उस मैपिंग, जिसे हम लिखते हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी की जगह आप एफ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं आपके सिलेबस में, और मैथमेटिक्स में जनरली इसे हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक, एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टेंस विच वी शैल deal with is usual distance between points, that is d of xy is equal to x minus y. From unit 3 you will know that every real number can be represented by a point. आप बकवास दे रखी है, मैं आपको समझाता हूँ, इस डेफिनेशन को समझाता हूँ क्या लिख रहा है। ये डेफिनेशन अभी तो समझ में आई नहीं होगी आपको। हाँ जी, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, और इस डेफिनेशन को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आपका कभी आएगा। खैर, मैं आपको समझा देता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो आपका दिया हुआ है। डी एक मैपिंग है आर क्रॉस आर टू, क्वेश्चन पूछते रहना अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं तो। ठीक है, इसकी और डिफाइन कैसे है ये? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, एक्स वाई तो रियल नंबर है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। आप मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी या नहीं होगी?
राइट। तो इससे मैं क्या ये नहीं लिख सकता डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन दी है, मैं लिख सकता हूँ ना। तो दैट मीन्स इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, ऐसे आसान है समझने। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी। अब उसने हमें क्या दे दिया, दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं। सेकंड में दो पार्ट से प्रूफ करना है कि एक बार दे दिया हमें डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और दिखाना है एक्स इक्वल टू वाई। अब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो दे दिया तो इसका मतलब क्या है, एब्सोलूट वैल्यू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो दे दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और ये निगेटिव है तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? है ना, इससे क्या बदलता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इससे दोनों ही केस से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वाई। एक साइड प्रूव हो गई। अब सेकंड वाली। अब उसने हमें दे दिया x इज इक्वल टू वाई। अगर उसने x इक्वल टू वाई दे दिया तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनकी एब्सोलूट वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। और ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे हमने क्या मिल गया, हमें वी गेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो implies and implied x is equal to y। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी डी ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस। इसको आप क्या लिख सकते हो, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ वाई एक्स। हो गया थर्ड पार्ट भी पूरा। कोई डाउट? फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या करना है, ये देखो कैसे करेंगे। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एब्सोलूट ऑफ वैल्यू एक्स माइनस वाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। पता है ये प्रॉपर्टी आपको? नहीं पता है तो ये, हाँ एब्सोलूट वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी होती है। और दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ गया डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड, इसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, डी ऑफ जेड वाई। बताओ कोई डाउट है तो, किसी को भी पढ़ के देखो एक दो मिनट। क्लियर है सबको? यार इतना क्लियर, पक्का क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स भी बात कर लिया करो, कुछ ही बच्चे करते हैं। चलिए वेरी गुड। ये सब तो आप पढ़ लेना, बहुत बेसिक लिखा है। आगे है डेफिनेशन।
डेफिनेशन क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड एप्सिलॉन बिलोंग्स टू 0, देन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज द सेट ऑफ दिस। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है। यहाँ लेते हैं नेबरहुड, ये आपका आज का अलग एक ही टॉपिक रखते हैं, लास्ट टॉपिक रखेंगे, इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, then an epsilon neighborhood of A is the set denoted by n epsilon A and defined as this. देखो ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन ने, देखो क्या बताया था कि एक पॉइंट है ए, इसकी नेबरहुड बताई थी मैं क्या होती है, ये आपकी इंटरवल इसकी नेबरहुड होती है। अब अगर मैं कह दूं कि एप्सिलॉन नेबरहुड बताओ, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि ए की एप्सिलॉन नेबरहुड, ए से एप्सिलॉन दूरी पर ये और एप्सिलॉन दूरी पर ये, यानी ये पॉइंट जो है, ये वाला ये डिस्टेंस जो है, ये भी आपकी एप्सिलॉन होनी चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपकी एप्सिलॉन होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, एप्सिलॉन की जगह आप कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हो, जरूरी टी एक्स जो भी, लेकिन ये प्रचलन में है कि एप्सिलॉन ही आता है। अगर ये एप्सिलॉन है तो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, यहाँ पर क्या लिखूंगा? अगर आपको समझ में आया तो आप बता दो। वेरी गुड, सभी को समझ में आया ये चीज? नहीं आया तो पूछ लो। मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर, जैसे सपोज करो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस कह दी 1 और ये डिस्टेंस भी कह दी 1, तो डेफिनेटली ये होगा 4 और ये होगा 6, क्योंकि ये इंटरवल है, यानी कि 5 - 1 और 5 + 1। तो सिमिलरली ये होगा आपका a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ए की एप्सिलॉन नेबरहुड को हम किससे डिनोट करते हैं? एन ए, और यहाँ पर छोटा सा एप्सिलॉन। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? ये वाले एलिमेंट्स हो गए। इसे हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a माइनस एप्सिलॉन लेस देन a, यहाँ पर a लिखिए, a बिलोंग्स टू रियल नंबर such that a minus epsilon less than a less than a plus epsilon। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन, जो डेफिनेशन यहाँ पर टफ लग रही थी, यही तो यहाँ लिखा है ना? यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, x लिख दिया बीच में। ठीक है, तो क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। नोटेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3.1 1 लाख, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो इसकी और अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या हो गई? अगर x में लिखोगे तो यही लिखोगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, बल्कि ये फिर भी थोड़ा सा, अगर आप कहोगे इसे आप लीव कर सकते हो। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर पता है इसमें गलत क्या हो जाता है, अगर आप समझेंगे, इसमें गलत ये हो जाता है, ए आपका यहाँ फिक्स होता है और यहाँ पर हमने ए को वेरी कर दिया। हालांकि ये भी गलत नहीं है 100% समझने के लिए, फिर भी अवॉइड कीजिए, ये वाला कीजिए, ये ज़्यादा सही। नेक्स्ट उसने क्या लिखा है दूसरी, ये लिखा है, ये इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे पहले इसी को। ओके, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? दूसरा तरीका है ये लिखने का, x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन।
एक ही बात है, इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, दोनों का मतलब एक। कैसे आई ये चीज़, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो एप्सिलॉन ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं क्या करेंगे आप, एप्सिलॉन तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ए कर दे। जैसे ही आप इसमें माइनस ए करते हैं तो क्या आता है, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, और इसको आप इस तरह लिख सकते हो, इससे फिर ये बन गया। तो ध्यान रखना भाई, ये सब चीज़ें ना बेसिक के रूप में हमें चाहिएंगी आगे, तभी मैं आपको ये नेबरहुड, अगर मैं कहीं ये इस तरह नोटेशन लिख देता हूँ एन ए एप्सिलॉन, तो आप भाई पहले ही समझ जाना कि उसकी डेफिनेशन ये होगी या फिर ये होगी। अब क्योंकि आपका सेट जो है, सिर्फ आपकी जो स्टडी है वो एक रियल लाइन पे डिपेंड करती है, तो आपकी जो नेबरहुड होगी वो हमेशा एक ओपन इंटरवल होगी, इस टाइप की होगी, हमेशा एक इस टाइप की, आपका वो नहीं होगा सर्कल स्क्वायर वो सब, तो वो सब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल नंबर 2 में दे दिया, रिप्रेजेंट द सेट n 1/100 जीरो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, एप्सिलॉन दे दिया 1/100, जीरो दे दिया ए की वैल्यू, तो यहाँ जीरो हो गया, जीरो से 1/100 लेस करके -1/100 और +1/100, ये आपका इंटरवल बन गया। कोई डाउट आपको इसमें एग्जांपल 2 में? वेरी गुड। ये थोड़ी सी एग्जांपल 3 के नाम से थ्योरम आ गई। इन्होंने क्या कहा कि एप्सिलॉन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, देखो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने ये कहा है, एक नेबरहुड है हमारे पास ये ए एप्सिलॉन की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये आपका ए है, ये आपका ए माइनस एप्सिलॉन हो गया, और ये आपका ए प्लस एप्सिलॉन हो गया। और उसने क्या कहा, एप्सिलॉन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, एक उसने हमें दूसरी नेबरहुड दे दी है एप्सिलॉन डैश विद ए, जहाँ पर कंडीशन दे दी एप्सिलॉन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको जब आप डिनोट करेंगे तो वो कैसे आएगा इंटरवल, वो ये आएगा ए माइनस एप्सिलॉन डैश, और ये आएगा ए प्लस एप्सिलॉन डैश। अब उन्होंने क्या कहा, ये नेबरहुड उसका सबसेट, तो अब आप क्लियरली देख रहे हो कि ए माइनस एप्सिलॉन डैश ए प्लस एप्सिलॉन डैश जो इंटरवल है ये, इट इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, है कि नहीं? तो यानी आप क्या लिख सकते हो, एन एप्सिलॉन डैश ए इज ए सबसेट ऑफ एन एप्सिलॉन ए, यही उसमें वहाँ कहा गया। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ इसमें एग्जाम्पल 3 में कही गई है। ये बहुत बेसिक है, इसे आप खुद करना। डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। चलो आज के लिए यहीं रोकते हैं, है ना, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन फिर हम कल करेंगे। पीडीएफ तो बेटा आपके पास रोजाना भेज रहा है एक बच्चा, ब्लॉक 1 के नाम से। अच्छा वीडियो, हाँ वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पूरी वीडियो तो यू उस पर व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको लिंक भेज दूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो है। हाँ है। अरे वो इतना मैं आपको वहीं पे मैं वीडियो भेज दूंगा, लिंक उसी में देख लेना, नाम वाम मैं भूल गया क्या ले रखा हुआ था, ठीक है। उससे आप देख लेना। चलिए फिर आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल 11:30 का टाइम याद रखना, कल आपका 11:30 है, शार्प 11:30 में स्टार्ट कर दूंगा, और ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ पर ध्यान। वेलकम।